हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में हम लोग कुछ स्टैटिक के पोर्शन देखेंगे। भारत के जो भी अनुसंधान हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो बनने वाले प्रश्न हो सकते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नोट्स के लिए मैंने बताया है, PDF आपको सम्राट एकेडमी JET आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने लाडली बहन योजना शुरू की है? तो हाल ही में किस राज्य ने लाडली बहन योजना शुरू की है? तो ये है आपका महाराष्ट्र। कहाँ पे शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया आपका महाराष्ट्र में। इसके बारे में अगर थोड़ा बहुत जानना है तो ये आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि जो महाराष्ट्र की महिलाएं जो हैं उनका जो सालाना इनकम जिनका 2.5 लाख रुपए से कम है, सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, उनको क्या किया गया, लाडली बहन योजना जो है उनको इसके तहत रखा गया है। जिस समय क्या किया जा रहा था, अगर 2024 में जब शुरू किया गया था तो इसमें जो आर्थिक मदद थी वो 1500 रुपये पर महीने दिया जा रहा था। ध्यान रखिएगा, जब इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई को, तो उस समय जो था वो 1500 रुपये आर्थिक मदद के रूप में दिया जा रहा था। लेकिन अभी हाल ही में इसको क्या किया गया है, इसको बढ़ाने की घोषणा की गई है कि अब ये 1500 न देकर कितना दिया जाएगा, 2100 रुपया दिया जाएगा। इसलिए इसे याद रखिएगा। अगर कुछ और योजनाओं की बात करते हैं तो यहाँ पे अगली योजना जो है आपकी सशक्त बेटी और ई दृष्टि योजना जो है वो कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये किया गया है आपका कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। पेंशन ऑन व्हील्स सेवा जो है वो कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये किया गया है स्टार्ट आपका किसके द्वारा शुरू किया गया है? क्योंकि पेंशन जो होता है कोई संस्था देता है, कोई संगठन देता है, तो इसमें आपसे प्रश्न पूछा था कि पेंशन ऑन व्हील्स सेवा जो है उसको किसने शुरू किया है? तो वो शुरू किया है कर्मचारी भविष्य और निधि संगठन। कर्मचारी भविष्य और निधि संगठन। सौर सुजला योजना किसने शुरू किया है? तो सौर सुजला योजना जो है शुरू किया गया है किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखिए। अमेरिका ने जनवरी 2025 में किन 3 भारतीय संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं? तो अमेरिका के आप लोगों को पता होगा कि जो बाइडेन साहब जो हैं उनका आखिरी समय चल रहा है, मतलब उनका कार्यकाल का आखिरी समय चल रहा है। अब आगे जो होगा डोनाल्ड ट्रंप जो होंगे वो वहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त होने वाले हैं। तो उन्होंने हाल ही में क्या किया है कि जो हमारे यहाँ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर था, IREL था और IGCAR था, इन पे क्या किया गया था? एक्चुअली में हुआ क्या था मेनली कि 1974 के समय में जब हमारे यहाँ क्या चला था, लाफिंग बुड्ढा का ऑपरेशन चला था, जिसमें हमने क्या किया था, परमाणु परीक्षण किया था। तो उसी समय इनके ऊपर क्या किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। तो इन पे प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब इन प्रतिबंधों को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। बात समझ में आया? तो याद रखिए एक चीज़ और इसको कि हमारा जो 1974 में जो परमाणु ऑपरेशन हमने किया था, परमाणु परीक्षण जो किया था वो था लाफिंग बुड्ढा, लेकिन जो 99 में किया था वो था ऑपरेशन शक्ति। ये दोनों याद रखना है आपको ऑपरेशन के नाम पे भी। तो इसका आंसर जो है मैंने बता ही दिया, इसका आंसर कौन सा है? BARC, IREL और IGCAN। पहली बात तो ये है। इसके बाद इसका फुल फॉर्म भी पूछता है और इसके अध्यक्ष की भी बातें करता है। तो आइए सारी चीज़ों को एक साथ हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसरो का फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 में। अच्छा, 1969 से रिलेटेड एक चीज़ और आपको याद रखना है कि 1969 में क्या किया गया था, जो हमारे 14 बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। बात समझ में आया? तो 1969 के दिन को, ये साल को याद रखना है आपको कि 15 अगस्त 1969 को क्या होता है, इसरो की स्थापना होती है। और अभी हाल ही में इनके जो है अध्यक्ष जो है बदले गए हैं, और वो अध्यक्ष कौन है? वो अध्यक्ष हैं V नारायणन, जो कि अभी 14 जनवरी जो था तब से इनका
जो है कार्यभार संभाले हैं। और अगर बात किया जाए ये किसका स्थान लिए हैं, तो इन्होंने लिया है एस सोमनाथ का। एस सोमनाथ, इनका इन्होंने स्थान लिया है। बात समझ में आया। आइए अगला देखिए, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। और कब स्थापना हुआ था, 1958 में। इस समय इसके अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत। अगला देखिए एच ए एल की बात करें अगर, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है। पहले इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 23 दिसंबर 1940 को। कब हुई थी, 23 दिसंबर 1940। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, सीबी अनंत कृष्ण। अगला देखिए ओ एन जी सी का फुल फॉर्म क्या है। ओ एन जी सी का आपका फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। और इसका अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, देहरादून उत्तराखंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 14 अगस्त 1956 को। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार सिंह। अगला देखिए एनटीपीसी। एनटीपीसी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 नवंबर 1975 में। और अभी अध्यक्ष कौन है, गुरदीप सिंह। नालको। नालको का अगर बात किया जाए तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। बात समझ में आया, क्या है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। और अगर इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है भुवनेश्वर उड़ीसा में। स्थापना कब हुआ था, 7 जनवरी 1981 में। और इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, श्रीधर पात्रा। श्रीधर पात्रा। भेल की बात करते हैं तो भेल का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में। और इसके अध्यक्ष अभी कौन है, नलिन सिंघल। गेल। गेल का फुल फॉर्म क्या है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1984 में हुई थी। और इस समय इसके अध्यक्ष कौन है, SSV राम कुमार। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ, क्या दिल्ली में स्थापित किया गया है, मुंबई में स्थापित किया गया है, निजामाबाद में किया गया है, बेंगलोर में किया गया है। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कहाँ की गई है, निजामाबाद में की गई है। नेशनल हल्दी बोर्ड। नेशनल अगर हल्दी की बात करते हैं तो भारत जो है पूरी दुनिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर भी है, नंबर 1 कंज्यूमर भी है, और नंबर 1 एक्सपोर्टर भी है। हल्दी के मामले में हमारा ये तीनों है। यानी कि हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं, यानी हमारे यहाँ हल्दी सबसे ज़्यादा पैदा होती है। हम सबसे ज़्यादा खाते भी हैं, यानी उसको कंज्यूम भी हम सबसे ज़्यादा करते हैं। और हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, इसका निर्यात भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से ही होती है। ठीक है, तो हल्दी को ध्यान रखिएगा, ये तीनों में भारत नंबर 1 है। अगर बात किया जाए कि किसने इसका किया है तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है हमारे पीयूष गोयल साहब, इन्होंने जो है इस हल्दी बोर्ड की का क्या किया है, उद्घाटन किया है। और इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, पल्ले गंगा रेड्डी। ये भी याद रखिएगा क्योंकि हल्दी बोर्ड की अभी स्थापना की गई है, उसका अध्यक्ष कौन किसे नियुक्त किया गया है, पल्ले गंगा रेड्डी। अगर बात किया जाए
कि हाल ही में मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम की शुरुआत किसने की थी? तो अभी हाल ही में क्या किया गया है, जब हमारा जो मौसम विज्ञान है उसका लगभग 150वां इस बार मनाया गया था। तो अब 150वां मनाया गया था, तो आपको हमें ये बताना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी इसकी स्थापना, ये आपको लिखना है। बात समझ में आया? आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो इसी समय में क्या किया गया है, जब इसके स्थापना दिवस का हम लोग 150वां दिवस मना रहे थे स्थापना दिवस का, तो उसी समय मिशन मौसम एक मिशन लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो जाहिर सी बात है किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। बात समझ में आया? इसका अगर बात किया जाए कि इसका नॉर्मली उपयोग क्या है, तो उपयोग में इसका हमारा जो सिस्टम है उसको एकदम, जो मौसम की निगरानी करना है उसको एकदम अत्याधुनिक बना देना है। इस लेवल पे बात की गई, जैसे आप लोग देखा होगा जब भी वेदर फोरकास्ट किया जाता है, मौसम की भविष्यवाणी की जाती है, तो उसमें क्या किया जाता है, जिलेवार बताया जाता है कि गाजीपुर में आज का मौसम रहने का अनुमान है, गाजियाबाद में ये रहने का अनुमान है, वाराणसी में ये रहने का, कानपुर में ऐसे, झांसी में, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपको कहा जाता है, तो वहाँ पे जनरली चीज़ें क्या होती है कि जिले का जब होता है तो जिले में भी कई सारी एरिया होती है जहाँ पे पता चलता है, जैसे फोरकास्ट कर दिया गया कि गाजीपुर में सुबह में बारिश होने वाली है। अब गाजीपुर में सुबह में बारिश होने वाली है, तो हो सकता है करंडा क्षेत्र में बारिश हो जाए और सदर क्षेत्र में ना हो। बात समझ में आया? तो लेकिन ये जो करेगा, तो ये क्या करेगा, ये सीधे पंचायत स्तर पे बात करेगा। यानी ये जो प्रेडिक्शन करने वाला है वो कब करने वाला, कहाँ तक करने वाला है? पंचायत स्तर पे, आपके गांव के स्तर पे जो होगा वहाँ का फोरकास्ट करेगा कि आपके गोरा बाजार के एरिया का जो है वहाँ पे क्या होने वाला है, और आदर्श बाजार एरिया में क्या होने वाला है, या फिर लंका क्षेत्र में क्या होने वाला है, या फिर जंगीपुर क्षेत्र में क्या होने वाला है। इस तरीके के आपके चीज़ों को दिखाएगा। बात समझ में आया? तो ये ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न हमारा है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलेटिक एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में क्या किया गया है, जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसका जो है एथलेटिक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो वो किसे बनाया गया है? वो क्या आपको देवेंद्र झांझरिया को बनाया गया है, या फिर बहादुर सिंह सागू को बनाया गया है, पीटी उषा को बनाया गया है, या फिर अंजू बारबी को बनाया गया है? तो यहाँ पे किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है अंजू बारबी को। आई बात समझ में? अंजू बारबी को बनाया गया है, इसे आपको याद रखना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप लोग पीडीएफ जरूर लिखिएगा, और यहाँ से आपको मतलब पढ़ना जरूरी है। बात समझ में आए? तो ये ध्यान रखिएगा। अगला अगर देखिए, आज का आखिरी प्रश्न है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना आपको जरूरी है। एग्जाम्स में प्रश्न यहाँ से भी टपकने के पूरे चांसेज होंगे। तो क्या है प्रश्न? अमेरिकी पत्रिका ने भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे घोषित किया है? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट जो है वो किसे घोषित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, अमेरिकी पत्रिका जो है, ठीक है, इसके द्वारा ये घोषणा की गई है। यानी अमेरिका की पत्रिका ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट में किसको नियुक्त किया है? वो नियुक्त किया है नीरज चोपड़ा को। किसे नियुक्त किया है? नीरज चोपड़ा को एक तरीके से घोषणा कर दिया है कि ये दुनिया के सबसे अच्छे, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो अगर बात करते हैं, पहली बात तो पूछ देगा कि पत्रिका का नाम क्या है। तो पत्रिका का क्या नाम है? ट्रैक एंड फील्ड न्यूज। क्या नाम है? ट्रैक एंड फील्ड न्यूज। बात समझ में आया? तो इस समय इनको घोषणा किया गया है। अगर रैंकिंग की बात करते हैं तो 2023 में भाला फेंक की रैंकिंग में नीरज चोपड़ा किस स्थान पे थे? वो शीर्ष स्थान भी हासिल कर चुके हैं। और अभी कौन है शीर्ष पे? तो एंडरसन पीटर्स। कहाँ के रहने वाले हैं? ये आपके कैरेबियाई जो देश है वहाँ से ही रहते हैं। अगर हम लोग 2024 पेरिस के ओलंपिक की बात करते हैं तो हमें कुल मिला के 6 पदक प्राप्त हुए थे। इन 6 पदकों को याद रखना है, इसे अच्छे से नोट्स जरूर बना लीजिएगा। जैसे अगर बात किया जाए कि नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा को क्या मिला? वो एथलेटिक्स में पाए थे, भाला फेंक में पाए थे, और कौन सा पदक पाए थे?
रजत पदक। उसके बाद मनु भाकर को याद रखिएगा, 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने कांस्य पदक जीता था निशानेबाजी में। और इन्होंने जो है मिश्रित टीम में, यानी कि यही जो है आपका मनु भाकर ही, ये सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित में भी कांस्य पदक जीता था। तो ये दोनों याद रखना है। सिंगल में भी मनु भाकर ने निशानेबाजी में जीता है कांस्य पदक, और मिश्रित में सरबजोत सिंह के साथ भी इन्होंने कांस्य पदक जीता। उसके बाद है स्वप्निल कुसाले। ये क्या किए, ये भी निशानेबाजी में ही, लेकिन कब, 50 मीटर का जो है राइफल थ्रो पोजीशन, वहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कांस्य पदक जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम, ये भी क्या है, कांस्य पदक जीती है। और उसके साथ साथ अमन सहरावत 57 ग्राम की कैटेगरी में, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि किस कैटेगरी में, तो 57 केजी की कैटेगरी में जो है यहाँ पे कुश्ती में इन्होंने क्या किया है, ये भी आपके कांस्य पदक जीते हैं। बात समझ में आया? तो ये 6 लोगों का आपको नाम याद रखना है। कौन कौन, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर और सरबजोत सिंह। उसके बाद स्वप्निल कुसाले, उसके बाद पूरी भारतीय पुरुष की हॉकी टीम, और उसके बाद अमन सहरावत। बात समझ में आया? इस सबको याद करिएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। बाय बाय।